सामने तो मैं भी बहुत कुछ नहीं हूं, पर साइंटिस्ट ये जरूर कह रहे हैं कि यदि आप 60 साल के हो गए तो घबराइए नहीं, आप वापस से 40 साल के हो सकते हैं। हेलो, एक जमाना था जिस टाइम पे आपकी चिट्ठियां आया करती थी। आज चिट्ठी किस किस ने लिखी? 10 साल हो गए। हेलो, कंप्लेंट तो लिख देते हैं सरकारी ऑफिस में, पर चिट्ठी नहीं। उस टाइम पे जब हम बचपन में सोच सकते थे किसी से वीडियो कॉल पे बात करेंगे, ये डेवलपमेंट है या नहीं है? सो टेक्नोलॉजी, साइंस, रहस्य, डेवलपमेंट में टाइम चाहिए। ऐसे ही एक एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 1970 के दशक में माय डियर फ्रेंड, कैंसर की बीमारी का कोई इलाज और कोई टेस्ट जब ये बिल्कुल 4th स्टेज में आ जाता था, तब जाके लोगों को पता। और उस टाइम पे डॉक्टर ये बोलता था कि भाई साहब इसकी घर पे सेवा करो, इसका कोई इलाज नहीं है। यानी कि बंदे के बचने के चांसेस 1970 की दशक थी, पर साइंस ने उस बीमारी को समझना स्टार्ट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे स्लोवेकिया में या किस ऐसी कंट्री में पूरी की पूरी बटालियन मच्छर काटने से मर गई। कौन से हथियार ने मार डाला? मच्छर। और उसकी कंधे पे क्या टंगा हुआ था? बंदूक टंगी हुई थी, पर मारा किसने उसको? मच्छर ने। क्योंकि उस टाइम पे मलेरिया की कोई भी पहचान और कोई भी दवाई। अब मलेरिया से ऐसा होगा कि पूरी सेना मर जाए, तो मलेरिया की दवाई बनी। ऐसे ही कैंसर 1970 के दशक में ऐसा ही था। पहला टेस्ट आया 1970 के दशक में, जिस टेस्ट का नाम था RFLP। ये जेनेटिक टेस्ट करना स्टार्ट किया कि इसकी खोजबीन करो, ये एक्चुअली में बीमारी क्या है। तो पहला टेस्ट हुआ जो इसका थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली, और ऐसे ही अगला टेस्ट साउदर्न ब्लोटिंग आया, जो कैंसर सेल में कौन सी कमेटी में दिक्कत है। अब आ गया ना, जीन ही कंट्रोल करते हैं कैंसर को भी। कौन से वाली कमेटी में दिक्कत है उसको पहचानना स्टार्ट किया किसने? साउदर्न ब्लोटिंग ने। उससे अगला टेस्ट तो आपको याद भी होगा कोरोना के टाइम पे RT-PCR। हेलो, उसने टेस्ट डेवलप किया कि भाई साहब कमेटी के किस मेंबर में ज्यादा दिक्कत है। हेलो, पर्टिकुलर सीक्वेंस में जाके उसने पूरे एनालाइज किया, तो पता लगा कि भाई इस पर्टिकुलर चीज में दिक्कत है, और एक भी छोटी सी भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर हो जाए ना जीन की, एक भी कोड, उसका फर्क पता क्या होता है? वो कैंसर बना सकता है, वो आपको कोई बीमारी पैदा कर सकता है। आपका अहमदाबाद का पिन कोड क्या है? अलग अलग है। यहाँ का है, वो एक कॉमन बता दो। यहाँ का 38008। ये जिस भी एरिया का है, यदि 8 की जगह 7 करते हो और आगे की सारी डिजिट सेम हो, तो चिट्ठी कहां पे पहुंचेगी? ऐसे हमारे जीन की यदि एक डिजिट चेंज होगी, तो जो चिट्ठी है ना, जो चिट्ठी थी सेल को कंट्रोल करने की, वो अनकंट्रोल वाली चिट्ठी। और अनकंट्रोल ग्रोथ क्या है? कैंसर का है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं कि कैसे जीन के साथ हल्का सा भी अल्टरेशन हो जाए, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। हल्का सा भी चेंज हो जाए तो कोई भी चीज गलती से ऑन हो सकती है, और कोई भी चीज गलती से सही वाली ऑफ हो जाए और गलत वाली ऑन हो जाए तो क्या होगा? क्रोनिकल बीमारियां होंगी। राइट? ऐसे ही इससे आगे लिक्विड बायोप्सी आया। बायोप्सी ने यह पता लगाया कि भाई साहब जो ट्यूमर सेल है वो कौन सी स्टेज में है। कैंसर की स्टेज का भी पता लग गया। अब स्टेज के बाद आज मशीन लर्निंग और AI टेक्नोलॉजी ने, पेट स्कैन जैसी चीज ने ये डेवलप कर लिया कि बॉडी के किस किस हिस्से में कैंसर है। एक ही टेस्ट बता देता है कि भी पेट में है, सिर में है, कहां पे है। तो इन सारे टेस्टों की वजह से मेडिकल साइंस की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी डेवलप होना स्टार्ट हुआ, और इसकी वजह से आज के टाइम पे
लगभग 50 साल में कितने लोग बच जाते हैं कैंसर के इलाज के बाद? 27%। साइंटिस्टों के लिए तालियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 27% लोगों की जान बच जाती है कैंसर से आज के टाइम पे। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में ये 40% भी हो सकते हैं? Yes. आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है जो कि आज के टाइम पे इसका इलाज चल रहा है, इम्यूनोथेरेपी और जो एपिजेनेटिक्स पे काम चल रहा है, कि एक इंजेक्शन से ही आपकी कोई भी कैंसर जैसी बीमारी हील हो सकती है। वो एक मलेरिया जैसा काम जो हमने बताया था उसकी तरह हील हो सकता है, क्योंकि इंसान जिसके पीछे लगता है ना उसको उसकी गहराई तक जा जाके उसको सॉल्यूशन ले ही आता है। सो ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, जो साइंस ऑफ लंबी उम्र का जो सीक्रेट है, उस पे जो अनुसंधान है, रिसर्च है, पिछले 20 साल से ही हो, तो उसमें बहुत कुछ होना बाकी, पर 20 साल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई। अब 20 साल में हुआ क्या? सबसे पहले इन साइंटिस्ट साहब के लिए तालियां चाहूंगा, इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज की कि जो साइंटिस्ट साहब लियोनार्ड जेनार्ड ने, ये अर्जेंटीना ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर है जेनेटिक्स के। जेनेटिक्स समझ गए ना? जो राजधानी के बाद का जो हिस्सा बताया ना वो जेनेटिक्स में आता है। आपका क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, इन पे स्टडी करते थे। तो इन्होंने देखा कि भाई साहब यदि जीन ही हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसे जीन भी होंगे जो हमारी एज को कंट्रोल करते हो। हेलो, कोई ना कोई ऐसे जीन भी होंगे जो एज को कंट्रोल। ऐसा क्यों होता है कि 30 साल की एज में सबको शराब मिल जाता है, कि झुर्रियां आना स्टार्ट, सफेद बाल? अच्छा, 20 साल की उम्र में तो बंदा बाइक भगा रहा था। किसको बाइक आती है? बाइक चलानी किसकी? 20 साल की एज में क्या कर रहा था? स्पाइडरमैन बना हुआ था। 40 आते आते क्या हो गया? एक्टिवा पे। हेलो, 20 साल में एक्सपीरियंस ज्यादा था या 40 साल की उम्र में एक्सपीरियंस ज्यादा था? 40। एक्सपीरियंस के बाद तो स्पीड बढ़नी चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो गया है? और इसको बोलते हैं बंदा मैच्योर हो गया है। क्या हो गया है? मैच्योर हो गया, यानी कि पक चुका है, और पकेगा तो गिरेगा। इसलिए बाइक ज्यादा पकना मत। ये 30 साल की एज में ऐसा क्या चेंज आता है बॉडी में 30 से 35 साल की एज में कि हमारे फंक्शन डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। आज के टाइम पे डाइजेशन की इतनी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, एक आदमी रेस्टोरेंट में जाके बोल रहा घर जैसा खाना खिला दे। हेलो, रेस्टोरेंट में क्या बोल रहा है? घर जैसा खाना खिला दे। फिर घर छोड़ के क्यों आया था भाई साहब? इट मीन्स उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, बाहर आना पड़ेगा उसको, पर खाना वही चाहिए जो आराम से डाइजेस्ट कर पाए। तो साइंटिस्ट साहब बेकर यीस्ट पे काम कर रहे थे। बेकर यीस्ट क्या होता है? जिससे ब्रेड बनता है, वाइन बनती है, बियर बनती है, उसको सैक्रोमाइसिस सर्विस बोला जाता है। उस पे काम कर रहे थे, और वो फंगस, वो यीस्ट इन्होंने लिया, उसकी लाइफ को स्टडी किया कि वो पहले 7 से 8 दिन तो वो नई सेल बनाने पे लगा रहता है। 7-8 दिन के बाद डिक्लाइन करना होता है, उसकी एक सेल से नई सेल बनना कम हो जाती है। तो ये जेनेटिक्स का साइंटिस्ट था, इसने देखा कि कौन सी कमेटी कम काम कर रही है, उसको पकड़ते हैं कि भाई साहब ये बनाना बंद क्यों कर दिया। तो वो कमेटी इन्होंने यानी कि उस जीन को देखा, उस फंगस में उस जीन का नाम रखा SIR2। क्या रखा? SIR2। यानी कि कुछ साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटर है, किसी के पास ऐसी साइलेंट छुपी हुई चीजें हैं जो एज को कंट्रोल कर रहा है। तो उससे अब इंसान को, एक इंसान के पास कार आ जाए तो पड़ोसी क्या सोचता है? इससे बड़ी लूंगा। हेलो, अगले साइंटिस्ट ने बोला कि भाई साहब आपने तो फंगस में ढूंढा है, अपन तो अब इंसानों में। इनके लिए फिर जोरदार तालियां होनी चाहिए कि एरिक वर्डिन नाम के साइंटिस्ट ने और उनके कलीग ने इंसानों में ये जवानी वाला
कमेटी के दर्शन करने स्टार्ट कर दिए, उसको खोज निकाला, यानी कि ह्यूमन में पाया गया सर टी, सर के लिए एक कप चाय, याद रह जाएगा। हेलो, सर्ट्यून्स को छोटी भाषा में सर्टी बोला गया। इंसानों में ये जीन ढूंढ लिया गया। उसके बाद तो साइंटिस्टों ने ये देखा कि इस धरती पे जितनी जिंदा चीजें हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पेड़ पौधे, आपके कुत्ते, बिल्ली, पेट, जितने भी जो चीज आपकी जिंदा दिख रही है, सब में ये आपके जीन्स मिलते हैं। और इन जीन्स को के कारण ही हमारी एज तय होती, हमारी हेल्थ तय होती है कि आप में बीमारियां, कुछ लोगों में बीमारियां क्या होते हैं, वो कुछ भी खाए जाते हैं फिर भी बीमार नहीं होते। एक बंदा पूरा साफ सुथरा खाता है, जल्दी बीमार हो जाता है। एक का लीवर दारू में भी अच्छा काम कर रहा है, एक का लीवर सात्विक भोजन पे भी डामाडोल है। तो ऐसे केस में स्टडी किया गया, और अगले साइंटिस्ट के लिए तो बहुत जोरदार तालियां चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया 60 से 40 बनाने का। इन साइंटिस्ट ने किया क्या कि भाई साहब ये तो पता लगा लिया ये कमेटी हमारी जवानी को और हमारी सेहत को सही रखती है, पर इस कमेटी को तनख्वाह क्या चाहिए कि लगातार काम, किस टाइप का खाना चाहिए, लगातार काम कर पाइए, एक्टिव कैसे रहेगी, 30 साल के बाद भी एक्टिव कैसे रखा जा सकता है। तो इन्होंने इंसान की एज को रिवर्स करने के लिए उन जीन्स को, जो सर्ट्यून जीन्स हैं, SRT और जीन है, उनको एक्टिवेट रखने की खोज करना स्टार्ट किया। अब खोज करते करते इन सर्ट्यून जीन्स को इन्होंने सेलुलर रिप्रोग्रामिंग, उस प्रोजेक्ट का नाम दिया। सेलुलर रिप्रोग्रामिंग का मतलब है कि भाई साहब बिल्डिंग को बिना तोड़े फोड़े इसके आपके पर्दे वर्दे, अंदर का पेंट वेंट दोबारा से करवाएंगे और बिल्डिंग को दोबारा से नई बनाएंगे, अंदर से दोबारा से थोड़ा सा रेनोवेट करेंगे। सो इसको रिप्रोग्रामिंग और सेलुलर एजिंग बोला गया। अब ये कितने साल के लग रहे हैं आपको? कितने साल के लग रहे हैं? 40 प्लस 40 के आसपास। अब इनका फोटो देखो, जब ये 40 साल की एज में थे तो 50 के लगते थे। अब ये 60 साल के हैं, अब ये 35 के हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? और बोलेगा ऐसे कैसे हो जाएगा सर, इनका बर्थडे तो वही रहेगा। बर्थडे रहना अलग चीज है। देखिए, आज एक शोरूम पे कोई भी 2 गाड़ियां निकल रही होंगी, तो उनको देखिए, उनको उनके मालिकों को उन गाड़ी के साथ 3 साल के बाद बुलाइए। क्या दोनों की गाड़ियां सेम दिखेंगी क्या? एक की ऐसे चमकती हुई दिखेगी जैसे एक ही साल हुआ, और एक की ऐसे लगेगी जैसे 6-7 साल चला चुका है। ऐसे ही हमारी बॉडियां भी हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट कुछ है, देखें, कुछ लोग 40 साल के भी 30 साल के दिखते हैं, और कुछ 40 साल के 50-60 साल के दिखते हैं। एग्री हो या नहीं? इसके पीछे रीजन ये था कि सर्ट्यून्स उस जीन कहीं ना कहीं उसके एक्टिव थे, और एक चीज निकाली कि इन सर्ट्यून्स को एक्टिव रखने के लिए एक NAD नाम का मॉलिक्यूल होता है। NAD प्लस 30 साल तक तो बॉडी बहुत बनाती है। 30 साल के बाद ये क्या हो जाता है? जैसे ये डाउन होगा, इस कमेटी की तनख्वाह इसी से बनती थी। टाइम पे पगार नहीं मिलेगा तो काम करने वाला घर आएगा या नहीं आएगा? कोशिश करेगा कि मालिक सुधर जाए, एक दिन छोड़ के एक दिन आना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे टाइम पे नहीं आएगा। ऐसा करके हमारी बॉडी, जैसे NAD एक तरीके से हमारी सर्ट्यून्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है। अब इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आज चली जाए एकदम से, तो घर किस पे स्टार्ट हो जाता है? इन्वर्टर में। और इन्वर्टर पे क्या चलता है? पंखा और एक पंखा और एक लाइट। हेलो, 30 साल के बाद हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी कभी आ रही है कभी जा रही है, तो बॉडी किस पे चली जाती है? इन्वर्टर पे। अब इन्वर्टर पे चलेगी तो क्या लगता है आपको?
एसी वेसी चलेगा अंदर का? कुछ चीजें बंद पड़ जाएंगी, कुछ चीजें ही चलेंगी। सांसें चल रही हैं, जीना चढ़ती है तो फूल जाती हैं। हेलो, भागने की तो सोच ही नहीं सकता और कूदने की तो बिल्कुल नहीं सोच सकता। तेज बाइक नहीं चलाई जा रही 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद। बड़ी विडम्बना है या नहीं है? ये सारा इलेक्ट्रिसिटी अंदर बॉडी फील ही नहीं कर पा रही। पता है कि भाई साहब पक चुका हूं, यदि टूट गया तो गलूंगा। हेलो, सेस और नो? ये आम भाषा में समझा रहा हूं, ऐसा ही प्रोसेस है हमारी बॉडी का भी। तो ऐसे करके आप देखेंगे हमारी बॉडी में 30 साल तक एनएडी पूरा बन रहा था। एनएडी डिक्लाइन करेगा तो हमारे जो सर की जो चाय बनाने वाले लोग थे वो कम हो जाएंगे। सर के लिए चाय नहीं बनेगी, सर्ट्यूल्स डिक्लाइन कर जाएंगे और बॉडी चली जाएगी किस पे? इन्वर्टर पे। साइंटिस्ट साहब ने, डेविड सिंक्लेयर साहब ने बोला कि भाई साहब इन्वर्टर पे तो इतना ही चलेगा, एक पंखा चलेगा, एक लाइट चलेगी। और ये पता लग जाए कि कल भी लाइट नहीं आनी तो पंखा भी आप देख देख के चलाओ। हेलो, शेष और नो? ऐसे ही हमारी बॉडी में पीछे से एनर्जी नहीं आ रही तो हर चीज को कभी वो बीपी बढ़ा देगी, किसी का गिरा देगी, किसी का फैटी लीवर कर देगी, किसी का डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा वो फंक्शन। ऐसे ही करते करते इन्होंने ये बोला कि भाई साहब इन्वर्टर की बजाय जनरेटर लगाते हैं और वापस से सारी चीजों को चलाना स्टार्ट करते हैं। अब इस जनरेटर की खोज साइंटिस्ट साहब ने निकाल ली। इस जनरेटर का नाम था, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, NMN बॉडी में जाएगा, एनएडी में कन्वर्ट होगा, बिजली आएगी, सर के लिए चाय बनेगी, सर खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अब भाई मजा आया, दोबारा से काम करते हैं। अब साइंटिफिक स्टडी में पाया गया कोई भी एनएमएन को 6 महीने यूज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो भी डेंट पेंट था वो पूरा हो जाता है। वापस से आपकी एज लगभग 6 से 7 साल नए एड ऑन हो जाते हैं आपकी। कितने साल? 6 से 7 साल 6 महीने के अंदर आप में ऐड हो जाते हैं। और आपकी पहले हफ्ते ही जो नींद आपको बचपन में आती थी, जिसको हम घोड़े बेच के बोल रहे थे, हेलो, वो वाली नींद आपकी रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। स्किन जो है वापस से ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। जो झुर्रियां थी वो धीरे धीरे भरना स्टार्ट होगी और जो आपके घुटने टाइट हो रहे थे वो वापस से फ्लेक्सिबल की तरफ जाएंगे और डायबिटीज जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अभी तो 1 महीना हुआ, बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी मेरे पास आ रही है कि मेरे ब्लड शुगर पहले 250 रहती थी, अभी 150 हो गई है 10 दिन में इसको लेने के बाद। इसको यहाँ पे भी है, कोई बता सकता है? रमेश भाई है क्या यहाँ पे? उनमें इलेक्ट्रिसिटी आई, वो सारे काम कर रहे हैं, राइट? सो एनीवे ले लेंगे हम टेस्टिमनी में। मैं अपना टेस्टिमनी बता रहा हूं। राइट नाउ आई एम अप्रोचिंग 40, यानी कि 1 साल में मैं 40 साल का हो जाऊंगा। मेरा अनुभव ये रहा कि मैं जैसे स्पोर्ट्स भी, लॉन्ग रनिंग भी कर लेता हूं आप लोगों के साथ, मतलब महीने में 20-25 दिन ट्रैवलिंग में रहता हूं। अभी मैं ये सोचना स्टार्ट कर गया था कि यार गाड़ी से नहीं चलेंगे, कौन चलाएगा, थक जाते हैं। मेरे 10 दिन में ये चेंज आया कि मैं वापस से वही फील कर रहा हूं। मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट वापस से 50 से नीचे रहना स्टार्ट हो गया है। मुझे शाम को ये लगता था कि मेरी आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया है, कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मुझे आंखें तो टेस्ट नहीं करवानी पड़ेगी। रियलिटी में बता रहा हूं, पिछले महीने से मैं इसको यूज कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जैसे मेरी 20 साल की आंखें थी वैसा ही विजन मेरा हो गया है। ये रियलिटी मुझे अपने खुद में ही ये डिफरेंस महसूस हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर मेरा बीपी सूट हो जाता था, मूड एकदम से स्विंग होता था, वो वापस से कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया है। तो
ये जीन अभी तक तो इन पे कुछ खोज हुई है 20 साल की, इन जीनों से और क्या क्या रहस्य कंट्रोल होते हैं जिंदगी के। गॉड नोज, किसी को आंख पे असर आ सकता है, कुछ लोगों को साइंटिफिक स्टडी में वापस से सफेद बाल से कौन से बाल हो गए हैं। अब मैं इस चीज का ये दावा नहीं करता सबके हो जाएंगे, कभी मेरे को पकड़ो आगे। बस कुछ स्टडी में हाँ ये पक्का आपकी डेंसिटी जरूर बढ़ेगी, जो वॉल्यूम है बालों की वो डेफिनेटली 6 महीने में आपको हेयर वॉल्यूम में और डेंसिटी में फर्क दिखेगा। राइट, स्किन में आपको फर्क दिखेगा, नई सेल बनना स्टार्ट हो जाती है। जो सीएम साहब थे ना, इसके पास एक बजट होता है स्टेट को चलाने का। यदि बजट ना हो तो कितनी भी मजबूत सरकार क्यों ना हो, डेवलपमेंट। इस बजट को ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ऊपर वाला सीएम साहब के पास ये बजट होता है नई सेल बनाने का। इसको बोलते हैं टीलोमर। क्या बोलते हैं? टीलोमर। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बजट तो याद रहेगा ना। क्रोमोसोम के पास ऊपर पे, जैसे आपने गुलाब का पौधा देखा है, दिया भी होगा किसी को, राइट। गुलाब की एक टहनी को कट करके आप लगाएंगे तो वो दूसरा नया पौधा बना लेती है। ऐसे ही हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कैप है, जिसको टीलोमर बोल रहे हैं, मैं बजट बोल रहा था जनरल भाषा में, ये यदि कम पड़ गया तो नई सेल, और हमारे सर्ट्यूस इस बजट को बनाए रखने में काम करते कि सीएम साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सर्ट्यूस ऐसे सीएम साहब का साथ देते हैं। तो नई सेल तभी बनेगी जब ये टीलोमर सही होगा, और जब तक नया क्रोमोसोम नहीं बनेगा, क्योंकि आपके मदर फादर ने तो कितने दिए थे? 23 पेयर। हाँ, वो तो एक सेल में थे, वो 23 ही थोड़ा ना, एक एक बढ़ता तब भी आपकी कितनी बनती? 23 सेल बनती। इतनी सेल कैसे बन गई? उन्होंने अपनी कॉपी बनाई है। कॉपी बनी किसके कारण? ये ऊपर कैप दिख रही है। आज जो लोग स्ट्रेस में हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग है ना, बेवकूफ नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे, साइंस नहीं थी, जर्नल सेंस बहुत तगड़ी थी। से सुनो, चिंता सबके समान का मतलब है, जैसे चिंता करोगे बजट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, नया क्रोमोसोम नहीं बनेगा तो नई सेल। इसलिए शाम को अपने पड़ोसी और अपने घर वालों के साथ बैठ के कोई भी चिंता क्यों ना शेयर करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, इसको अकेला प्राणी मत बनाइए। हेलो, इंसान क्या है? सामाजिक प्राणी। और समाज से हम अटैच रहेंगे तो हमारी उम्र बढ़ती है। समझ में आगा किससे? स्ट्रेस कम होगी तो बजट मेंटेन रहेगा। ये कैप उतरेगी नहीं, ये कैप नहीं उतरेगी तो नया क्रोमोसोम बनेगा, नया क्रोमोसोम बनेगी, नई सेल बनेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फास्ट लाइफस्टाइल है, फास्ट एजिंग है, ये मैं बता ही चुका हूँ। फूड, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंट, टॉक्सिन, पेस्टिसाइड, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफ, टाइम का मैनेजमेंट, अल्कोहल, निकोटीन, ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रग्स, स्टिमुलेंट, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे जीन के बिहेवियर में अल्टरेशन करती हैं, जो बॉडी में अलग अलग रूप से हमें दिखती हैं। तो ऐसे केस में इन्फ्लामेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि मदर ऑफ ऑल द डिसऑर्डर्स है आज के टाइम पे, जो बीमारियां हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है? सूजन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सूजन। हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन ऑलमोस्ट सभी की बॉडी में, जो टाइम से नहीं सोते, टाइम से नहीं खाते, सही डाइट नहीं लेते हैं, उन हर किसी की बॉडी में क्या है? सूजन। सूजन है। पर ये वो वाली सूजन नहीं होती जो मधुमक्खी के काटने के बाद दिखती है। अब बोले सर मेरा तो ठीक है, मेरा तो कहीं से नहीं सूजा हुआ। ये माइक्रो लेवल पे सूजन है। किस लेवल पे है? माइक्रो लेवल पे। आपके ब्रेन में इतनी पतली पतली खून की नलियां हैं जो कि आप आइडेंटिफाई, ये ऐसा नहीं है जिससे खून निकाले, सारी इतनी मोटी नहीं है, बहुत फाइन फाइन आपकी ब्लड कैपिलरी है, तो जिसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। जैसे ही हमारी स्ट्रेस बढ़ेगी, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, हल्का सा सूजन आएगा, उनमें से खून जाना कम हो जाएगा, और आपका खाया पिया किसके थ्रू जाता है बॉडी में? खून के थ्रू जाता है। खून नहीं पहुंचेगा, रिकवरी कम होगी, रिकवरी कम होगी तो जल्दी से बुढ़ापा और एनर्जी कम और इम्यूनिटी, राइट। सो इन्फ्लामेशन से कौन सी बीमारियां होती हैं?
एग्जाम्पल के तौर पे मोटापा भी इन्फ्लामेशन का एक साइन है। स्ट्रेस होगी तो मोटापा बढ़ता है ना, बॉडी में इन्फ्लामेशन आएगा, फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज, हाई बीपी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप, जो नींद ना आना वो भी इन्फ्लामेशन का, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, अस्थमा, सीओपीडी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब ये इन्फ्लामेशन, ऐसे कौन से खाने हैं जिनसे इन्फ्लामेशन को बढ़ावा मिलता है, कोई बता सकता है? सबसे पहला शुगर। रिफाइंड शुगर इज द टॉप इन्फ्लामेटरी फूड। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने सुबह से चीनी शुगर खाया है किसी भी फॉर्म में, चाय में, खाने में? और गुजरातियों की में तो वैसे भी होता है यार। मेरे को मार पड़ने वाले के साथ कैसी बात कर रहे हो, हम तो यहाँ हर चीज में थोड़ा सा मीठा डालते ही राइट। थोड़ा सा काम कर लिया करो, पसीना निकाल लिया करो तो मीठा डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छे से। शुगर क्या करता है? शुगर अकेला नहीं रह सकता, यह प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। अब प्रोटीन के साथ अटैच होते ही क्या करेगा, ये प्रोटीन का सपोज करें इसके साथ शुगर आपने ज्यादा खाया, इसके साथ अटैच हो जाएगा। एक एंटीना इसके पास, ये एंटीना ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन के कारण ये ब्रेक हो जाएगा और फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल बनते ही वो एक बुलेट जैसा काम करता है, वो प्रोटीन को अटैक करता है। अटैक करते ही प्रोटीन टूटना स्टार्ट हो जाता है। और आप देखेंगे जो ज्यादा शुगर खाते हैं उनकी मसल कम हो जाती हैं, फैट बढ़ना स्टार्ट। विराट कोहली की स्टेटमेंट देख लीजिए आज के टाइम पे, जॉन अब्राहम को आप सुन लीजिए, सेलिब्रिटीज को देख लीजिए कि मैं मीठा नहीं खाता हूं। उससे क्या होता है, आपका प्रोटीन जो है वो उसकी इंटीग्रिटी मजबूत रहती है। और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए मसल चाहिए या फैट चाहिए? मसल। तो स्पोर्ट्समैन के लिए, वाइटिलिटी के लिए, जो आज के टाइम पे अर्ली टेस्टोस्टेरोन मेल का कम हो रहा है, स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग और फीमेल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीरियड साइकिल अनबैलेंस होना, कंसीव करने में प्रॉब्लम, दो चीजों का परहेज करना स्टार्ट कीजिए। 2-3 महीने दूध से बनी हुई चीजें और चीनी से बनी हुई चीजें, आप वापस से आपके हार्मोन और आपकी वाइटलिटी दोबारा से रिगेन करना स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा शुगर प्रोटीन, अंदर जो प्रोटीन है उसके लिए भी हानिकारक। और जो ज्यादा शुगर खाते हैं, जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उनका एक लक्षण है कि उनको दिल में बार बार भूख लगती है। हेलो, कितने लोग ऐसे बैठे जिनको हर 2 घंटे में भूख लग जाती है? रेज योर हैंड्स। अच्छी बात बताऊंगा मैं, आप उठे राइट। यदि बार बार भूख लग रही है, आप में प्रोटीन की कमी है, पहला साइन है। तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में प्रोटीन इंटेक बढ़ा दीजिए, आपका अगले 10 दिन में आपका कम खाना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जो ब्रेकफास्ट में चीनी वीनी है उसको हटा दीजिए और प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट कीजिए। आपको भूख कम लगेगी और आपकी बॉडी में बैलेंसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, फ्राई फूड, ट्रांस फैट, प्रोसेस मीट, रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स में स्पेशली आप फ्राई करके खाते पनीर जैसी चीजें, अल्कोहल, आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं, मैदा है, रिफाइंड ऑयल है, चीनी है, ये सारे के सारे इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कॉज करने वाले, इन्फ्लामेशन कॉज करने वाले फूड हैं। और आप जो लेट नाइट खा रहे हैं उससे भी बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। आप एक्स्ट्रा खाएंगे, अच्छी चीज के एक्स्ट्रा खाएंगे तो बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। किसी ने सुन लिया कि सेब खाने से डॉक्टर से बचा और उसने डर में 1 दिन में ज्यादा सेब खाने स्टार्ट कर दिए। अब ज्यादा खाए तो क्या हुआ, मध्य प्रदेश बढ़ गया, वेट बढ़ गया, तो डॉक्टर की और नजदीक लग गया, क्योंकि पेट बढ़ेगा तो नजदीक है और जल्दी आएगी ना, राइट। सो ऐसा ना कीजिए कि अच्छी चीज को आप ज्यादा खाना स्टार्ट कीजिए। पोर्शन साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अब मुझे बताओ, एजिंग एक बीमारी है, एजिंग एक बीमारी है या नेचुरल प्रोसेस है? बीमारी। पक्की बात है, साइंटिस्ट भी ये बोलते हैं, साइंस भी बोलती है बीमारी है और इसकी रोकथाम की जा सकती है और इसको स्टॉप किया जा सकता है।
यदि आपकी जो एज बढ़ रही है, यदि इसको हम ब्रेक लगा दें, अच्छा है या बुरा है? शानदार। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सुंदर दिखना चाहते हैं? क्या बात है भाई साहब। लंबा जीवन कौन जीना चाहता है? कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि जितने साल जीव साला धरती वैसे जीव के कोई बीमारी ना आए? मेरे सामने बोल रहे हो, अंदर से बोल रहे हो? अंदर से कुछ चीजें बता के जाऊंगा। यदि आपको सप्लीमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें, ऐसा ना मान रहा ओनली ये NMN का प्रचार कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे मैं ये बता चुका हूं क्या क्या चीजें हमारी बॉडी में आ रही है जिसके कारण एजिंग आ रही है। ये अंदर के लेवल की बातें हैं जो मैं बता चुका हूं। जीनोम और जीन का फंक्शन में ग्लाइकेशन वही आपका शुगर प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो आप एंटीऑक्सीडेंट नहीं खाते, आपकी सेल आपके खाने को नहीं पहचान रही, नहीं उसको हजम कर पा रही, खा रहे हो फिर भी बॉडी नहीं ले पा रही। इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन, जैसे आप पड़ोसियों से बात नहीं करते ऐसे ही आपकी सेल आपके एक दूसरे से बात नहीं करते। जैसे उसको कमी महसूस होती है, साइड वाले को खाना स्टार्ट कर देती है, राइट? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, डीएनए, यदि एमएलए टूट जाएगा तो सरकार, तो एमएलए कौन थे? डीएनए को डैमेज पहुंचाने वाली चीज, कम नींद लेते हो, पेस्टिसाइड बॉडी में आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, भोजन में कुछ चीजों का अभाव है, उन सारी चीजों के कारण डीएनए की हेल्थ अच्छी नहीं रहती। और अच्छे डीएनए की हेल्थ नहीं रहेगी, सरकार कैसी बनेगी? कमजोर। कमजोर सरकार ज्यादा विकास कर सकती है या स्ट्रॉन्ग सरकार कर सकती है? तो सरकार को ना गिरने दीजिए। टीलोमर, सरकार के पास बजट कम रहेगा तो फिर भी डेवलपमेंट, तो ये टीलोमर, एपिजेनेटिक सेल्ट्रेशन, प्रोटीन का लॉस, माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनिंग, ये गुजरात था, ये आपका गांधीनगर था, और यहाँ पे गुजरात की सप्लाई के लिए एक इलेक्ट्रिक बोर्ड भी था। हेलो, हमारी हर सेल के बाद एक बोर्ड होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पावर हाउस पूरी सेल को एनर्जी देता है। यदि ये पावर हाउस फेल हो जाए तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बंद, तो इसकी डिसफंक्शनिंग भी जल्दी एजिंग लाती है। सेलुलर सेंसेंस, सेनेसेंस क्या होता है? सेलुलर कि एक सेल दूसरी सेल बनाने से पहले मर जाए। हेलो, आज के टाइम पे हमारी लाइफस्टाइल में डेड सेल का एक्यूमुलेशन भी बहुत ज्यादा। रीजन क्या है? शाम का खाना 6 बजे से सुबह 8 बजे तक खाली पेट बंदा नहीं है, तो डेड सेल का लोड भी हमारी बॉडी पे है। इसलिए हफ्ते में एक व्रत और शाम का खाना 8 बजे से पहले और अगले दिन का भोजन। आप 3 महीने के अंदर देखना बॉडी में आपकी एक्टिविटी, आपकी हर फंक्शन में सुधार होगा, ये 2 चीज करने पे भी, राइट? इसके साथ साथ ये बायोमार्कर है। यदि एरोबिक कैपेसिटी बहुत जल्दी सांस चढ़ रहे हैं तो आप फास्ट एजिंग की तरफ हैं। आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, बोन डेंसिटी दिन में 2 बार 3 बार, आपका टेम्परेचर बॉडी का ऊपर नीचे हो रहा है, रात को सोते टाइम पसीने ज्यादा आते हैं, ब्लड शुगर लेवल आपका इनबैलेंस हो गया, बॉडी फैट ज्यादा है मसल के एवरेज में, कोलेस्ट्रॉल का रेशो गड़बड़ाया हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, मसल मास कम है, रेस्टिंग हार्ट रेट ज्यादा रहती है, SGOT SGPT ज्यादा अनबैलेंस है, आपके हार्मोन फीमेल में TSH है, आपका फीमेल के लिए प्रोजेस्टेरोन से लेके एस्ट्रोजन और मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन, ये इनबैलेंस हैं आपके। तो चेहरे पे ज्यादा रिंकल दिख रहे हैं, ज्यादा जल्दी अर्ली आपके सफेद बाल हो रहे हैं, और अब 40 साल की एज में गजनी वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी कि अभी मैं क्या बोल रहा था, अरे अभी क्या बोल रहा था, अरे मुझे याद दिलाना, मेरी चाबी कहाँ है। हेलो, ये किस एज में सिम्टम्स आते हैं? 40 साल की एज में आज के टाइम पे आना स्टार्ट हो गए। पहले ये 60 साल की एज में आते थे। और इससे वर्स्ट जो हाथ हिलता है, पार्किंसन, उसके बाद इससे वर्स्ट दिमाग सठिया जाना, अल्जाइमर। कहते हैं ना बुढ़ापे में क्या हो गया है? आप बुढ़ापे में नहीं, आज जवानी में सठिया रहा है, राइट? सो ये चीजें हैं। तो आप, ये तो मैंने जनरली आपको बताया है, तो आप फास्ट एजिंग का आपकी बॉडी में साइन है। पहले 40 साल 50 साल के बाद हेयर में थिनिंग और ग्रे होते थे, आज कितनी साल में हो रहे हैं? 20 से 30 साल की एज में। रिंकल पहले
40 साल प्लस में होते थे, आज रिंकल जल्दी आ रहे हैं। हार्ट की बीमारी 60 साल प्लस में थी, आज 40 साल की एज में सुनने को आता है 30 साल वाले को हार्ट फेल हो गया, 35 साल वाले की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऐसी सुनने में आम सी बात है। डायबिटीज आज देख लिए 30 साल का आदमी इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा कर चुका है। और बड़ी तकलीफ की बात तो यह है कि आप कि यहां से पैंट फट जाए जाते टाइम, क्या अगले दिन वो पैंट पहनेंगे आप? हेलो, नहीं। पक्की बात है। शर्ट फट जाए तो, नहीं। शर्ट पे कुछ लग जाए तो अगले दिन वही पहनोगे क्या? आपकी गाड़ी पे कोई स्क्रैच पड़ जाए, कोई अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे के टक्कर हो जाए तो टूटी हुई चलाओगे, अगले दिन ठीक करवाओगे। ठीक करवाएंगे। पर हम हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं? डायबिटीज है, उसको लिए घूम रहा है बंदा, उसको कब ठीक करोगे? वो बीमारी नहीं है, वो आपकी गलत आदतों के कारण बॉडी में सिम्टम। फैटी लीवर है, उसको सोच ही नहीं रहा बंदा ये बीमारी है, वो बीमारियों का घर है। ज्वाइंट्स अकड़ना स्टार्ट हो रहे, उसको बीमारी नहीं मान रहा। एसिडिटी सुबह सुबह इतनी ज्यादा, उसको बीमारी नहीं मान रहा। ये बीमारियां हैं। यदि आप अपने फटा हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते तो ये फटी हुई चीजें बॉडी के अंदर क्यों है? ये सीरियस कंसर्न है। तो गाड़ी और कपड़ों से पहले अंदर के शरीर को, ऑर्गन्स को सही रखना स्टार्ट कीजिए। यदि आपके ये सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी टाइप के, तो अपनी लाइफस्टाइल की तरफ दोबारा से ध्यान दीजिए और चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कीजिए। सो सर्ट्यून जीन्स जो थे वो एनएडी डिपेंडेंट होते हैं, एनएडी से ही चलते हैं। और सर्ट्यून जीन्स का पहला काम क्या है? आपकी एज और आपकी लंबी आयु को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आपकी एजिंग, लाइफ स्पेन और हेल्थ स्पेन। एजिंग यानी कि उम्र भी बढ़ेगी, लंबी होगी, और हेल्थ के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ सिक्योरिटी देते हैं सर्ट्यून्स। मेटाबॉलिज्म, जो आप इंसुलिन बीमारियां देख रहे हैं, डायबिटीज देख रहे हैं, ऐसी इंसुलिन के सिक्रेशन को, पैनक्रियाज के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम भी सर्ट्यून जीन्स करते हैं। तो अब ये देख लीजिए कि हो सकता है आप में डायबिटीज, प्री डायबिटीज के सिम्टम्स हों, तो इस प्रोडक्ट से हो सकता है आप वापस से रिवर्स कर जाएं अपनी डायबिटीज को। सो एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस, जो आप 20 साल की उम्र में तेज भगाते थे, बाइक 40 साल की उम्र में नहीं भगा पा रहे, इसका मतलब बॉडी में स्ट्रेस को रजिस्ट करने की पावर कम हो गई है। सो स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है। सर्ट्यून्स के कारण ही आपका कॉन्फिडेंस है। ये कहते हैं ना, जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी एज अच्छी होती है? सब जवानी की बात करते हैं। हेलो, और जवानी पे जितने गाने बने इतने किसी चीज पे नहीं बने। तो स्ट्रेस उस टाइम पे आपका डीएनए भी स्ट्रेस को रजिस्ट करता है यंग एज में, कि कोई बात नहीं, कोई डैमेज हुआ तो दूसरा बना लेंगे और आ जाएगा। 40 साल में डीएनए बोला भाई साहब मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बैटरी भी, इन्वर्टर भी बोलने वाला है, 2 दिन सप्लाई नहीं आई। तो ऐसे केस में आपकी बॉडी की रिकवरी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसको भी कंट्रोल करता है सर्ट्यून। सेल का सर्वाइवल, कि आपकी सेल जिंदा रहे और जब वो मरे उससे पहले एक नई सेल बना के चली जाए, ये एजिंग को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? सर्ट्यून जीन्स करते हैं। इन्फ्लामेशन, जो मैं बता रहा था, जवानी में गलत खाने से भी मसल बन सकती है। यस और नो? केला खा के भी मसल बना लेते हैं 20 साल की एज में। साला 40 साल की एज में जब पैसे आए ना, प्रोटीन खरीद लिया, अच्छा जिम ज्वाइन कर लिया, पर मध्य प्रदेश वैसा ही। बड़ी विडम्बना है या नहीं है? हेलो, यदि आप 40 साल से ऊपर हैं, 30 साल से ऊपर मसल नहीं बन रही, फैट ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब आपकी सर्ट्यून्स, आपकी कमेटी हो जीन वाली, वो छुट्टी पे गई हुई है, उसको जगाइए, एक्टिवेट किए, रीज्वाइनिंग करवाइए और उसको एक्टिवेट करके वापस से मसल बनाने का काम भी ये जीन करते हैं। और आप करके देख लेना, साथ में जिम और स्टार्ट कर देना, आपकी एजिंग वापस से एकदम से 10 से 15 साल घटी दिखेगी 6 महीने के अंदर, राइट? तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल, डीएनए को रिपेयर करते हैं कि भाई सरकार नहीं गिरने देंगे, एमएलए को भागने टूटने नहीं देंगे, उसकी रिपेयर करते रहते हैं। सेल डिफरेंशिएशन, एक सेल से नई सेल बनाने में हेल्प करते हैं। सो ये 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं, और 7 का अपना अपना काम है। जो T1 है, सर T1 है, उसका काम है स्ट्रेस से लड़ना, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना और एजिंग को कंट्रोल करना। 2 जो है वो सेल्स के साइकिल को मेंटेन करता है, सेल का बचपन, जवानी और बुढ़ापा, उसको कंट्रोल रखता है। वो अनकंट्रोल हो जाए तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इसका मतलब एक है
कैंसर के पेशेंट से लेके और जो कैंसर से आप बचना चाहते हैं कि आपकी पीछे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि किसी पेरेंट्स को थी, तो आप में चांसेस ज्यादा है। ऐसे केस में आप एनएमएल लेके उस क्या कर सकते हो, चांसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। T3 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है उसको मेंटेन रखता है कि सप्लाई पूरी बनी रहेगी हर सेल में। T4 जो है इंसुलिन के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। इंसुलिन का सिक्रेशन क्या काम करेगा, इंसुलिन डायबिटीज को, ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सो 5 और 6 जो है आज के टाइम पे 6 पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है, डीएनए को रिपेयर करने का काम ये करता है। और जो बजट था सीएम साहब के पास, बजट को भी मेंटेन करने का काम, टीलोमर को मेंटेन करने का काम 6 करता है। जीनोम की स्टेबिलिटी कि घर की जो पिलर है उनको मजबूत रखता है, दीवारें गिरने नहीं देता। 7 जो है वो प्रोटीन, बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस मसल बनाने में हेल्प करता है। और आज के टाइम पे जो रिसर्च चल रहा है इन पे वो भी मैं डिस्कस करूंगा, पर इनको एक्टिवेट एनएमएन तो है ही, पर इनको एक्टिवेट रखा जा सकता कुछ और चीजों से भी। कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट का मतलब है कम कैलोरी ले, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीजें ज्यादा खाएं। सीजनल, सीजनल क्यों खाना चाहिए, क्योंकि उस सीजन में जो भी सब्जियां उससे धूप भी मिली है, ह्यूमिडिटी भी मिली, उस फैक्टर में डेवलप हुई है। और जैसे वो खाओगे आपका जीन समझ जाएगा, उसके पास कोड आया किस एनवायरमेंट में आई है। यदि सेम एनवायरमेंट वाली, सेम सीजन वाली चीज खा रहे हैं तो जीन ये को समझ में आ जाएगा बाहर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्या है, वैसा ही बॉडी में चेंज लाना स्टार्ट कर देगा वो कमेटी। इसलिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है जो आप सीजनल खाते हैं। समझ में आया? राइट। नॉन सीजनल खाएंगे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी। राइट। तो पहले के बुजुर्ग कैसे करते थे, सीजनल चीजों को ज्यादा खाते थे। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का मतलब है शाम का खाना 7 बजे, अगले दिन का खाना 8 से 9 बजे। ये पक्का करेंगे तो हो सकता है आपका डॉक्टर का बजट जिंदगी में आपको कभी देना ना पड़े। और आपकी यदि 100 साल की जिंदगी है तो 98-99 साल तक आपको कोई भी ऐसे बजट की जरूरत ना पड़े। और एक दिन का उपवास यदि ये करते हैं तो सर T1 एक्टिवेट हो जाता है, स्ट्रेस और एजिंग को कंट्रोल करने का काम T1 करता है। तो जो खाली पेट रहते हैं ना, नेटवर्किंग में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसके अंदर भूख है ना वही आगे बढ़ेगा। ये आपके बॉडी के लिए भी, यदि इसको थोड़ा सा भूखा रखोगे ना, लंबा साथ देगी। ये लिख के ले लीजिए। राइट। वो T1 को पहले के टाइम में होता क्या था ना, लड़कियों को कह देते थे कि सोमवार के व्रत रखोगे तो अच्छा क्या मिलेगा, पति मिलेगा। लड़कों को हनुमान के चक्कर में उलझा देते थे, बच्चों वाले पे को आप माता के चक्कर में उलझा देते थे। तो ऐसे करके पहले के टाइम पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा थी नहीं, तो धर्म से, ऐसी चीजों से, इमोशन से जोड़ के अच्छी आदतें फॉलो करवाई जाती थी। T1 एक्टिवेट करता है। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो T1 और T3 एक्टिवेट रहते हैं। देखिए जो एक्सरसाइज करते हैं वो ज्यादा ये दिखते हैं, क्यों? क्योंकि T1 और T3 अच्छे से काम करते हैं। T3 आपका इंसुलिन और T1 एजिंग और स्ट्रेस को मेंटेन करने में काम करता है। इसके साथ साथ रेड वाइन जो होती है वो भी एंटी एजिंग का काम करती है। और ग्रीन टी, रेड वाइन में भी T1 को एक्टिवेट रखने का ट्रांस रेसिड्यू पाया जाता है। अब गुजरात में तो बंद है तो आप प्लान मत कर लिए। कुछ लोगों ने प्लान बना लिया होगा कि मैं वापी निकल जाता हूँ या माउंट आबू निकल जाता हूँ, वो भी मत करना। राइट। रीजन क्या है, हर गिलास में, एक गिलास रेड वाइन में 1.2 mg ट्रांस रेसिड्यूटोल होता है। और आपके T1 को एक्टिवेट रखने के लिए दिन में 100 mg चाहिए। कितने गिलास पीने पड़ेंगे? 75 गिलास पीने पड़ेंगे। हेलो, आप मुझे बताओ कौन कौन प्लान करेगा? और ये पक्की बात है, जो आपका ये प्रोडक्ट दिख रहा है इसमें हर कैप्सूल में 75 गिलास जितनी पावर ट्रांस रेस्पिरेटोल है।
ग्रीन टी और हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन और ग्रीन टी में पाया जाने वाला EGCG एपी गैलेट कैटेचिन गैलेट नाम का पॉलीफिनोल होता है, जिसके कारण ग्रीन टी का गुण बताया जाता है कि ये एंटी एजिंग और स्ट्रेस को क्या करता है, कम करता है। क्यों? क्योंकि T1 को एक्टिवेट करता है। अब T1 और T3 तो एक्टिवेट हो जाते हैं, पर वो क्या, जो अगले भाई साहब कितने बच गए, 4, इन सभी को एक्टिवेट रखना है तो एक ही मात्र उपाय है, ये तो करना ही चाहिए जो मैं बताया, NMN सातों को एक्टिवेट रख सकता है। NMN में वो पावर है जो सातों को एक्टिवेट रख सकता है। और इसके साथ साथ आज के टाइम पे एजिंग के लिए सर्ट्यून्स रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, यानी कि ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज और मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है उसको कंट्रोल करना है तो सर्ट्यून्स को एक्टिवेट रखना पड़ेगा। और कैंसर जैसी बीमारी पे सर्ट्यून्स का एक्सप्रेशन मिला है कि ये लो मिले हैं कैंसर वाले पेशेंट में, तो सर्ट्यून्स को एक्टिवेट रख के कैंसर जैसी बीमारी से भी हम बच सकते हैं। न्यूरो डिजेनरेटिव, जो गजनी वाली प्रॉब्लम, हाथ कांपने वाली, याददाश्त शक्ति, कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये सारी प्रॉब्लम भी सर्ट्यून्स ही सोल्व कर सकता है, यानी कि अच्छा ब्रेन, अलर्ट ब्रेन भी इन्हीं के कारण रहता है। सो हार्ट की हेल्थ को भी एक पोलिप्स नाम का एंजाइमेटिक सिस्टम होता है, जैसे कोरोना किसी को अटैक किया था या वैक्सीन आपने लिया है, तो आज आप हार्ट के केस में जो बात कर रहे हैं तो उसका एक लिंक ये भी है कि जिसको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ या जिसको वैक्सीन लगी थी उसका NAD लेवल डाउन हो गया, स्पेशली कौन सी सेल में, हार्ट वाली सेल में, किसमें, हार्ट वाले कार्डियक सेल में NAD लेवल डाउन हो गया। और सर्ट्यून कहाँ पाए जाते हैं, हर सेल में पाए जाते हैं, चाहे दिमाग की सेल है या लीवर की सेल है, हार्ट की सेल है। तो पर्टिकुलर हार्ट वाली सेल में NAD लेवल डिक्रीज किया और NAD लेवल डिक्रीज करते हार्ट वाली सेल के सर्ट्यून्स, वहां की इलेक्ट्रिसिटी चली गई। इसलिए आज के टाइम पे ये केसेस आप देखने को, ये प्रूवन है कि पोलिप जो सिस्टम है वो NAD बूस्ट करता है कार्डियक सिस्टम में, वो NAD कम होगा तो सेल का फंक्शन डिक्लाइन करेगा। तो यदि आपको भी ऐसे उसके बाद कोई सिम्टम्स आया है तो डेफिनेटली NMN कैन रिकवर योर, वो जो प्रॉब्लम चल रही थी, किसी को डर है कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, ऐसे केस में बहुत सारे लोगों का एंजाइटी भी ठीक हो रहा है, इससे स्ट्रेस रेजिस्टेंस कर रहा है कि डर निकाल देता है। एक बंदा हमारे साथ NMN को लेना स्टार्ट किया, वो डेली सोचता है मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, अब ये सोचता है मेरे को तो नहीं आने वाला, दूसरों को देने वाला हूं, मैं बिल्कुल फिट हो गया हूं। सो ऐसे केस में आप उससे भी उभरने के लिए, या आप चाहते हैं कि आपकी हर सेल में NAD बूस्ट हो, कार्डियक में भी पर्टिकुलर काम करता है। सो NMN एक बार रिपीट करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, समझ गए इन्फ्लामेशन क्या था, सूजन, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन कम, बॉडी में रिकवरी कम और बॉडी डिक्लाइन पे आना स्टार्ट और बहुत सारी बीमारियों का रूप लेना स्टार्ट हो जाए। एंटी एजिंग, हार्ट के लिए अच्छा, ब्रेन के लिए अच्छा, एनर्जी, आपकी DNA से लेके जीन को सही रखना, और गट माइक्रो बायोटा मॉड्यूलेशन, आपके पेट को भी सही रखता है NMN, ये भी उसको रेगुलेट करता है, उनको भी चाहिए जो बैक्टीरिया है उनको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। सो थेरेपेटिक पोटेंशियल में आने वाले टाइम में सर्ट्यून्स पे काम चल रहा है, डिजीज प्रिवेंशन में सर्ट्यून्स को एक्टिवेट करने के मॉडल पे, यानी मॉडल्स पे काम चल रहा है, और इससे आप लाइफ को तो प्रमोट कर ही सकते हैं और साथ में हेल्दी लाइफ को प्रमोट कर सकते हैं सर्ट्यून्स के थेरेपेटिक पोटेंशियल। इसके साथ साथ सॉल्यूशन क्या है, डाइट में कोई भी खाना 40% खाने में, डाइट में 40% जो भी आप खा रहे हैं, सपोज करो एक प्लेट है, प्लेट में आपने जो भी रखा है 40% खाना बिना पका होना चाहिए। हेलो, कैसा होना चाहिए, कितना परसेंट, 40%। कितने लोग अभी तक ऐसा कर रहे हैं, बिना पका हुआ या फर्मेंटेड, जैसे इडली है, इट्स गुड फॉर, एक ये बहुत अच्छा होता है, फर्मेंटेड है, छाछ है, दही है, ये अच्छे होते हैं, ये बिना पके हुए हैं, ओनली नेचुरल तरीके से प्रोसेस हुए हैं। सैलेड है, स्प्राउट्स है, रात को भिगे हुए मूंग है, चने हैं, ये क्या है, ये बिना प्रोसेस हुई चीजें हैं, इनको आपने ऐड करना, सैलेड को, सीजनल फ्रूट्स को। 40% पोर्शन ये रहना चाहिए। और खाना किस टाइम पे, रात का 7 बजे से पहले,
एकदम से नहीं हो पाएगा, स्लो स्लो कर लीजिए। आप 11 खा रहे थे, टाइम देख के 10 बजे स्टार्ट कर लीजिए, धीरे धीरे 9 बजे स्टार्ट कर लीजिए। टेक टाइम दीजिए, एकदम से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो टाइम दीजिए, राइट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से आपने चेंज कर दिया, बट आपने लिखित में लेना कि अगले 20 दिन में मैं घटा के अपने शरीर को 7 बजे वाले खाने पे लेके आऊंगा। उसके बाद आप ग्रीन टी पी सकते हो, नो प्रॉब्लम। चीनी का तो इंटेक करना ही नहीं होता। आप कोई भी ग्रीन टी पी लिया, आपने पानी पी सकते हो, बट उसके बाद कोई एक्स्ट्रा मील नहीं खाना है। ओमेगा रिच डाइट आपको लेनी चाहिए। आज रिफाइंड ऑयल चल रहा है, अच्छा घी आप खा सकते हो, रोटी चपाती सब्जी पे लगा के घी खा सकते हो आप, देसी घी। इसके अलावा बादाम, अखरोट, अलसी, मगज, जो सीड्स होते हैं, तिल है, ये ऐसी चीजें, मूंगफली है, कच्ची मूंगफली को भिगो के आप कच्ची घानी का तेल यूटिलाइज करें तो वो बेटर है। इसके साथ साथ आपके जो ओमेगा रिच सप्लीमेंट आते हैं, जैसे क्रिल है जो बेस्ट ओमेगा होता है वर्ल्ड का, और आपके पास फ्लैक्स ALA है, वो भी एक सप्लीमेंट के रूप में यूटिलाइज आप कर सकते हैं। उसके साथ फाइबर आपने जरूर लेने चाहिए। देखिए, एक इंसान को दिन में लगभग 30 ग्राम फाइबर चाहिए, और 30 ग्राम फाइबर खाने के लिए लगभग आपको 300 ग्राम फ्रूट्स या वेजिटेबल खाने पड़ते हैं। 300 ग्राम आप खाएंगे, पर फ्रूट्स बनाना में खाएंगे तो फाइबर ज्यादा, सब्जियों में और सैलेड में फाइबर ज्यादा होता है। प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड चीज जरूर खाएं। दिन में एक बार दोपहर को छाछ या लस्सी या दही, ये जरूर आपको इंटेक करनी चाहिए। ज्यादा नहीं लेंगे तो कम पोर्शन में जरूर आपको यूटिलाइज करनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं आपके फल सब्जियों में। ये जो मैंने अनप्रोसेस्ड पोर्शन बोला 40% प्लेट में, ये उसका एक तरीके से सप्लाई दे सकता है। टाइमिंग 6 घंटे से 8 घंटे की नींद। NMN लेंगे तो वैसे भी आपको ज्यादा आनी, मैं बता रहा हूं। जब मन करेगा तब बच्चों की तरह सो जाओगे आप, ये रियलिटी है। ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और बायोलॉजिकल क्लॉक सुबह से उठने शाम तक का अपना थोड़ा सा बैलेंस करना स्टार्ट कीजिए। रूटीन मेडिकल चेकअप और इंटरेक्शन विद नेचर, ये फर्स्ट इटालियन है। साइड में घास हो तो किस पे लेटेंगे, इटालियन पे लेटेंगे या घास पे लेटेंगे? ये तो बहुत साफ सुथरा, इस पे क्यों नहीं लेटे? वो भी पंच तत्व है, आपकी बॉडी भी क्या बनी हुई है, वो दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, पर आपने क्या कर दिया है, मिलने से रोक दिया। एसी लगा के, कच्चे घर तो नहीं रहे, अभी फर्श भी कच्चे नहीं रहे हैं भी तो किसी के बच्चों को जूते पहनाए हुए हैं, हमने जूते पहने हुए, चप्पल पहने हुए, नंगे पैर धरती पे चले हुए कितने साल हो गए हैं? हेलो, आप सुबह चल के देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं धरती जब घूमती है, और आपकी बॉडी में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब तक आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी का स्लाइटली चार्ज रहेगा, और वो एक तरीके से एनर्जी कंजप्शन जो है आपकी ब्रेन की, उसको ज्यादा रखता है। इसलिए आप धरती पे जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बैलेंस होता है आपकी बॉडी का। तो ये भी एक तरीका है। नेचर के साथ इंटरेक्ट कीजिए, पेड़ पौधों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, और हेल्थ सप्लीमेंट, NMN का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसके साथ साथ रीप्रोग्रामिंग, आप अपनी एज को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और ये बोल सकते हैं एज इज जस्ट ए, उम्र एक नंबर ही है। ये पहले के लोग बोलते हैं, आज के लोग बोलेंगे एज इज नॉट जस्ट ए नंबर, इज मोर देन नंबर। हेलो, 40 साल का 50 का हो गया है, तो एज इज जस्ट नॉट ए नंबर, इज मोर देन ए नंबर, बट यू कैन रीप्रोग्राम योर एज by these changes, lifestyle modification and supplementation. NMN, multivitamin, omega 3, vitamin D, CoQ10, टर्मरिक, करक्यूमिन, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट किस में डाली गई हैं, पढ़ के बता सकते हैं? यंग फ्यूल। आपको मैं बीइंग ए साइंटिफिक पर्सन होने के नाते ये दावे के साथ कहता हूं, NMN बेस्ड प्रोडक्ट वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग का किसी भी कंपनी का ये पहला है वर्ल्ड में। NMN सप्लीमेंट 30 हजार रुपए तक अकेले आते हैं। 30,000 रुपए की छोटी सी डिब्बी आती है NMN की, आप ऑनलाइन खरीदेंगे, यूएस से आएगा, इंडिया में कोई ज्यादा
नहीं है। पर अकेला एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, आपके शरीर में आयरन, फोलिक, विटामिन डी और इन्फ्लामेशन इन चीजों की ज्यादा वो है, तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन चाहिए जो इंडिया के मुताबिक डेवलप किया हो। सो यंग फ्यूल में NMN तो डला ही है, इसके साथ साथ जो मैं चीजें आपको बोल रहा था आपकी बुकलेट में भी दी गई हैं, जो मैंने बहुत बताया आपको, मतलब जनरल एग्जांपल के तौर पे साइंटिस्टों ने प्रूवन किया हो, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि NMN से NAD लेवल बढ़ता है, 3 गुना बढ़ जाता है, जो सर्टेन T1 को एक्टिवेट करता है। किस साइंटिस्ट ने खोज की, उसका नाम, DNA को रिपेयर करता है और उम्र को लंबी करता है, ये किस साइंटिस्ट ने खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया को, जो पावर हाउस उसको सही रखता है, किस साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया। हर चीज का जो इसमें डाला गया है, हर चीज का एविडेंस इसमें दिया गया है, कोई भी गूगल जाके सर्च। और इसका माय डियर फ्रेंड ह्यूमन ट्रायल्स में, क्लिनिकल ट्रायल में ये सेफ इंग्रेडिएंट है, इसके कारण कोई भी रिएक्शन बॉडी में नहीं होता है, कोई भी इसको यूटिलाइज कर सकता है, राइट। तो इस प्रोडक्ट में आप देखेंगे ये ओमेगा, 4 टाइप का ओमेगा डाला गया, ALA, CLA, EPA, DHA, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, ग्लूटाथाइन, Q10, ग्रीन टी, सेलेनियम, CLA, NMN, NAD, TMG, AKG, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, कॉर्डिसेप्स, बायोप्रिन, जिंक, B3, कर्क्यूमिन, स्टिरोबिलिन एंड बायोप्रिन। ये ऐसे सेगमेंट करके डाला गया है कि इसको पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया जाए जो आपकी लंबी उम्र और खुशियों के साथ बुढ़ापा, बीमारियों को बचा के खुशियों के साथ, इस तरीके से इसका नाम भी क्या है, यंग फ्यूल। क्या है, यंग फ्यूल। एक बार जो जोर से बोल सकते हैं, यंग फ्यूल। और ये इस तरीके का फॉर्मुलेशन इस धरती पर अभी तक तो है नहीं, आने वाले टाइम में अगले 10 साल में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आप देखेंगे। ये बहुत अर्ली है, इसलिए हमें कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये हंसी मजाक है। हेलो, पर मैं ये कह रहा हूं यदि लंबे टाइम तक हंस के इस धरती पे जाना है, आने वाले टाइम में 40 प्लस को NMN जरूर खाना पड़ेगा, राइट। सो ये साइंटिफिक स्टडीज में भी दी गई है कि साइंटिस्ट ने क्या बताया है, कैसे कैसे ये सेफ है और लेना कैसे है। 2 कैप्सूल खाली पेट सुबह सुबह ले लेने हैं, उठते ही पानी के साथ, ऊपर से ग्रीन टी पी लेना है, पर मीठा नहीं खाना है लगभग 1 से 2 घंटे तक। चीनी विनी उस टाइम पे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो 100 रुपए का कैप्सूल 5 रुपए का काम करेगा। अब नहीं खाएंगे क्योंकि इंडिया में ना, या तो हम डर के करते हैं या, राइट। सो 30 प्लस लोग इसको यूज कर सकते हैं अपनी एज को कंट्रोल करने के लिए। और यदि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो और पहले यूटिलाइज कर सकते हैं। हेलो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो और ज्यादा लंबे टाइम और पहले यूज कर सकते हैं। अगला, यदि अकेला स्किन को ये देखते हैं कि मेरी स्किन पर रिंकल ज्यादा है तो दूसरा कॉम्बिनेशन साथ में ऐड कर सकते हैं, जैसे कोलाजन है, क्रिल ऑयल है। आपको लगता है मेरे हॉर्मोन्स, वाइटलिटी कमजोर होगी 35 साल की उम्र में, हार्मोन कम है, आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस का प्रेशर है, या आप देखेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग है मेल में, या फीमेल्स में लगता है कि मुझे पीरियड साइकिल में प्रॉब्लम, मेनोपॉजल सिम्टम्स अर्ली आ रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू टेक इट विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। जैसे ASWA 1 के साथ एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है वाइटलिटी, साथ में कैलमैगडी भी आप ऐड ऑन करेंगे तो एकदम से इसका फंक्शन और ज्यादा इनहांस हो जाएगा। सो प्रिवेंटिव में, एंटी स्ट्रेस में रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ चेकअप और आपका अच्छी स्लीप हैबिट्स, सोशल और मेंटल स्टिमुलेशन के लिए कनेक्शन, और साथ में साइंस ऑफ लॉन्जेविटी, सर्टेन जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए क्रिल ऑयल साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं, वाइंड अप करते हैं। कोलाजन आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट कोलाजन है, क्रिल आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट है, और माय डियर फ्रेंड्स ASWA आपका वर्ल्ड का बेस्ट है, KSM 66 पेटेंटेड है। ये जितने भी प्रोडक्ट दिखाई ये वर्ल्ड के बेस्ट इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं और सब बोलते हैं बेस्ट, बट हमने लिख के दिया किस कंपनी का रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं। ये बात करने वाली भी इंडिया की नहीं ग्लोबल लेवल पे पहली कंपनी है कि भाई साहब
दूध मदर डेयरी का यूज कर रहे हैं, अमूल का यूज कर रहे हैं, या किसी पड़ोसी से लेके यूज कर रहे हो, लिख के दिया है, राइट। सो एसबीटीसी जूस एक बहुत अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन में बता ही चुका हूं, जैसे हार्ट कार्डियक फंक्शन को आपको बेटर करना है, किसी को लगता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे केस में एनएमएन को आप हार्ट फ्यूल के साथ कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, लीवर के साथ लीवो वन आप यूज कर सकते हैं। ऐसे करके हार्ट आपका लगता है कि मुझे अल्जाइमर, पार्किंसंस और ऐसी बीमारियां, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, ब्रेन वन के साथ और क्रिल के साथ इसको एड ऑन कर लेना चाहिए, राइट। यार आप बात ये सोच के देखें कि 10,000 रुपए में इनिशियली पहले महीने में ही आपको अल्जाइमर जैसी, पार्किंसन जैसी चीज में रिजल्ट आ रहा है और 80% तक लोग ठीक हो रहे हैं, तो ये कौन सा बजट है? कुछ भी बजट नहीं है। एक आपका स्कैन होगा, 30,000 रुपए उसी में लगने स्टार्ट हो जाएंगे। हेलो, राइट। और थोड़ी सी टेस्टिमनी भी आपके साथ में शेयर करूं तो बहुत रेयर टेस्टिमनी है। अभी ये जो बाबा जी आपको दिखाऊंगा ना, ये 82 ईयर के मुझे मिले। क्योंकि सो कौन सा प्रोडक्ट लिया था आपने? कौन सा प्रोडक्ट लिया आपने? यंग वाला, यंग फ्यूल। क्या क्या खाने के बाद क्या लगा? क्या लगा खाने के बाद? मैं ये खा रहा था, 7 आदमी लगा, मैं खाए एक गोली खाते, एक गोली खाते नाश्ता खाने में गोली खाए तो मैं कुछ ताकत समझी, ताकत आई। ताकत आए तो मैं गोली खाता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे जो बगाव जी है वो जो है 4 या 5 गोली खाते हैं। ओके, मैंने क्या होता है उनकी, उनके 55 है 55 गोली खाते थे वो है, ये वो 4 या 5 खाते, मैं 4-5 बहुत महंगी होती, महीने में पैसा कमाते हो इसको कर। तो मैंने 4-5 खाते तो मैं क्यों नहीं 3 खाऊं। तो आपने 3 खानी शुरू कर दी? मैं खाली परसों से 3 खाने। ये सुबह अब चलना कैसा लग रहा है आपको? अब फिर चलता हूँ। वाह, पहले चली नहीं रहे थे? 2 साल का रेगुलर खिला रहा था। ओके की खिलाई पहले सब खाए, सब खिलाई। फूल खा यंग बिल्कुल नहीं। आप ये दूसरे ऊपर 82 बता रहे हैं और ये थोड़े दिन पहले है ना, ये चल आवाज, कोई दिक्कत नहीं। एक एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर के पास भी न्यूट्रा और आयुर्वेदा के कॉम्बिनेशन के अलावा बहुत कम चांस बचेंगे किसी चीज को ट्रीट करने के। ओनली इमरजेंसी सर्विसेज में वो ज्यादा रोल प्ले करेंगे, सर्जन की जगह कोई नहीं ले सकता। आज एलोपैथ की जो दवाइयां हैं, इमरजेंसी में इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट, और डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, फैटी लीवर में, नींद कम आ रही है, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है, अल्जाइमर, पार्किंसंस, इन सारी चीजों में इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक ही उभरता हुआ सॉल्यूशन है अल्टरनेटिव मेथड में, जिसमें योगा भी है, नेचुरोपैथी भी है और फंक्शनल न्यूट्रिशन का जमाना आ गया। अभी किस चीज का आ गया है? फंक्शनल न्यूट्रिशन को हम एक साइड बोलते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट में बना हुआ न्यूट्रिशन। क्लिनिकल कैसे? जिनके पीछे साइंस ने ये स्टडी कर लिया कि ये खाने से, इस इंग्रेडिएंट से ये बॉडी में ये पर्टिकुलर चीज ठीक या फंक्शन सही होता है। ये कंपनी इंडिया की नहीं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग तो एक अलग मेथड है, वो तो मार्केटिंग का मेथड है, पर मैं आपको एक जरूर यहाँ से एक चीज देके जाना चाहूंगा कि ये पहली कंपनी है जो इंडिया से ग्लोबल लेवल पे जाने की कैपेसिटी रखती है, जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन में आयुर्वेदा और न्यूट्रा को कंबाइन करके, पहले की थेरेपी को और मॉडर्न साइंस को कंबाइन करके नेचुरल सेफ प्रोडक्टों के साथ मार्केट में आई।
क्रोनिकल बीमारियां दिखा रहे हैं, जनरल बीमारियां जैसे माइग्रेन है, मैं आपको लिख के देता हूँ, ब्रेन फ्यूल को 4 दिन खाने के बाद में माइग्रेन आपको कभी होगा ही नहीं। 4 दिन की बता रहा हूँ मैं, लोगों को लगता मजाक है, बहुत सारे केस आते सर एक आज से खाना स्टार्ट किया अभी तक माइग्रेन ही नहीं हुआ। तो ये इतने नेचुरल और ऐसी चीजें हैं जो आज के टाइम पे आपकी लाइफ में खुशियां भी ऐड कर सकती हैं और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। देखिए एक छोटा बच्चा था, नीचे पैरालाइज था, अभी ज्यादा टाइम नहीं, बच्चे में जल्दी रिकवरी होती है, ज्यादा टाइम नहीं, 10 दिन के अंदर कोई पैरालिसिस नहीं, अपने आप खड़ा है। इधर आओ छोटू, इधर आओ, ऐसा उंगली पकड़ो, ये चाबी ले आओ। यस सर। जी मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। ओके। आंख में कंपन स्टार्ट हो गई थी, आंख में कंपन स्टार्ट हो गई थी जिसे बोलते हैं पार्किंसम। ये डॉक्टर तो खैर 20 दिन में लेने, हाँ 20 दिन उनको जब अभी शुरू हुआ था तब वो 20 दिन में बिल्कुल अभी कंपन हो गई है, नहीं तो हाथ पकड़ते हिलती रहती, जैसे कोई पेन लेकर साइन करने जाओ तो टेकिंग हो रही है, टेकिंग पूरी बंद हो गई। अच्छा, अरे 20 दिन से डेली सुबह शाम ले रहा था। दवाई लेती हूँ 50 mg, और अभी कुछ दिनों से मुझे जॉइंट पेन, स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी, जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी एलोपैथी मेडिसिन 50 mg से कहीं 100 mg ना करनी पड़े। और इसी बीच मुझे एस्टोनिया 1 की थायराइड 1 रिकमेंड की गई, और ये मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, इन्होंने मेरे लिए ये सजेस्ट किया, जिसे मैं करीब 8 दिन से ले रही हूँ, और इसमें मुझे 8 दिन में ही अपने आप में मुझे बहुत फर्क महसूस हुआ। मैं अपने अंदर से ही इस चीज को महसूस कर रही हूँ कि इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिसमें कि सबसे पहले तो 8 दिन में मेरे जॉइंट्स पेन में मुझे बहुत रिलीफ मिला है। जी सर, मैंने कंपनी के 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रायल मारा था, लिया था। तो मैंने प्रोस्टेट वाला लिया था मेरे फादर के लिए, उनको प्रोस्टेट की तकलीफ थी। कल मैंने उनसे बाबा से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला यार मुझे बहुत काफी हद तक बेनिफिट्स मिले हैं प्रोस्टेट वन खाने से, और उनको करीब 10-12 दिन हुए हैं खाते हुए, और उनको यूरिन की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व हो रही है काफी हद तक। दूसरा मैंने और मेरी प्रोस्टेट वन से, और मैंने दूसरा लिया था तो ब्रांड वन लिया था। इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट सर, मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि मैं पिछले 1 साल से एक दिक्कत से गुजर रहा था कि मैं सोता था तो सुबह जब उठता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं सोया ही नहीं हूँ, ब्रेन मेरा चलता रहता था, दिमाग चलता रहता था, क्योंकि हमारा धंधा इस टाइप का है, तो दिन भर रात भर वो दिमाग दौड़ता रहता था। तो ये प्रोस्टेट वन लेने के बाद एक फायदा हुआ है कि मैं रात को 2 बजे भी अगर सो रहा हूँ, और सुबह क्लॉक से जो जैसे उस सर ने बताया था, आपने नरवाल सर ने, कि आपका क्लॉक सेट हो जाता है, उसी प्रकार से 6 बजे आपकी आंख ऑटोमेटिक एक बार खुलती है, आप सेट हो रहे हो धीरे धीरे, और मेरा अब मैं सुबह फ्रेश उठता हूँ, सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया। और यही बेनिफिट मिला मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची नीट की कोचिंग करी थी पिछले 1 साल से मेडिकल की, तो उसका जो सोने का सिस्टम था वो खराब हो गया था, 18 घंटे वो पढ़ती थी, तो अब उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उसको रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आ रही थी। तो जब अब घर पे आई तो मैंने उसको यही ब्रांड वन देना शुरू किया, तो वो भी बोल रही पापा मुझे 9-10 बजे तक आसपास नींद आ जाती है और सुबह 6 बजे आंख खुल जाती है, क्लॉक सेट हो गया उसका भी। क्या बात। तो ये रिजल्ट जो उन्होंने कहे थे वो मेरी फैमिली के अंदर मुझे मिले हैं, इट्स वेरी गुड। और लीवर वन भी मैंने यूज किया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर। और अस्वा, साथ में मैं अस्वा भी ले रहा हूँ, हम दोनों अस्वा भी ले रहे हैं, मैं और मेरी बच्ची। ब्रेन वन और अस्वा दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत गुड है, बहुत बढ़िया। मेरी वाइफ को भी इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, उसको एक्चुअली माइग्रेन की चैलेंज थी, और जब से ले रही है अभी तक माइग्रेन का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है। और जिस दिन अच्छी कंपनी में आ गई हो इसलिए माइग्रेन नहीं हो रहा वाइफ को। कोई कुछ नाम से बोलेगा, देखिए बेटर कॉम्बिनेशन होना ही इम्पोर्टेंट है, और बेटर कॉम्बिनेशन साइंटिफिक आधार पे बनाया जाता है। हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल थेरेपीज हैं, जैसे हल्दी वाला दूध, डेफिनेटली वो काम करेगा, आप बना के पिए या मैं बना के पीऊं या कोई पैकिंग करके आपको देके जाए, बट हल्दी वाले दूध से वो वाली चीजें नहीं मिल सकती जो कर्क्यूमिन के साथ यदि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड कर दी जो हमारे शरीर में आज कमियां हैं उनको भी साथ में आपने टारगेट कर दिया, तो रिजल्ट और ज्यादा अच्छे आएंगे। पालक खाने से खून बढ़ेगा, पर यदि आप
आज फोलिक एसिड की टैबलेट 4th जनरेशन 5th जनरेशन वाली लेंगे, उसमें जल्दी बढ़ेगा। और कोई बीमारी भी है जिसमें आपके पास टाइम नहीं है, तो आप नेचुरल चीजों से बहुत लंबे टाइम में रिकवर होगे। तो ये फंक्शनल प्रोडक्ट जो है ये आपके टाइम को भी शॉर्ट कर रहे हैं और आपको सेफ तरीके से एक लो बजट में, मैं तो बजट मानूंगा कि किसी भी बीमारी में 10 से 15 हजार रुपए में यदि आपका निवारण हो जाए तो मुझे लगता है एक लो बजट ही माने जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो। इसके अलावा इनसे बचने के लिए इन्हीं प्रोडक्ट को, जैसे ब्रेन का 40 साल के हो गए तो आप कब ये सोचोगे कि भाई मैं गजनी बन जाऊं? गजनी नहीं बनना, दिमाग नहीं सटियाना चाहिए। तो साल में 1-2 बार एक कैप्सूल 2 महीने खा लिया तो वेलनेस का काम करेगा। यदि आपको वो सिम्टम्स आ गए हैं तो 1 कैप्सूल की जगह 2 या 3 कैप्सूल खाना स्टार्ट, डोज बढ़ा दीजिए, वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। यही प्रोडक्ट वेलनेस में है, यही प्रोडक्ट इलनेस को रिकवर करने के लिए भी। और देखो बहुत सारे फूड सप्लीमेंट वाले मना करते हैं, लिखने में भी वो सीधी लाइन होती है, नो क्योर नो ट्रीट एंड ये एक लाइन होती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, उनपटल कहता हूँ, ऑल द प्रोडक्ट हैविंग द मेडिसिनल वैल्यू, पर फार्मा नहीं है, एलोपैथ नहीं है, नेचुरल चीजों से बने हुए, राइट। और यहाँ पे आपको अब ये बोलेंगे जी मैं कैसे किसी को रिकमेंड करूं। एक कैटलॉग आता हमारा, उसमें अर्थराइटिस में क्या कॉम्बिनेशन देना है, ब्रेन के केस में क्या कॉम्बिनेशन देना, सब कुछ लिखा है। कोई आपसे पूछ ले आपको क्या पता, बोले मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे ये पता है दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, इसके लिए मुझे डिग्री। अब दूध से कैल्शियम निकाल के टैबलेट में डाल दो या किसी में डाल दो, वो वही चीज रहेगी, उसका काम। पालक खाने से खून बढ़ेगा, ये इसके लिए मुझे डिग्री की जरूरत। और फिर भी यदि मैंने पढ़ाई नहीं की, तो अगर ऐसी कंपनी में जिसके पास R&D टीम है, साइंटिफिक पैनल है, उसने सारी चीजें लिख के दी, उसके आधार पे आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो आपके पास एक अच्छे प्रोडक्ट कस्टमाइज, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं, उसके बाद भी थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए तो आपके कैटलॉग, उसके बाद भी हमारे एजुकेशन सिस्टम आपको घर बैठे जूम पे प्रोडक्ट की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज के लिए यूनिवर्सल चलता जूम प्रोग्राम चलते हैं। सो ये कंपनी प्री लॉन्चिंग फेज में है और ये अप्रैल में जाके लॉन्चिंग पे जाने वाली है। तो क्या हम अपनी हेल्थ को भी और अपने करियर को भी इस कंपनी के साथ लगा सकते हैं, जो आज कौन सी स्टेज में है? प्री लॉन्चिंग में। आज तो ये साबरमती स्टेशन पे खड़ी है, हेलो। उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि 3 साल के बाद करियर डेवलप नहीं होगा, डेफिनेटली, बट यदि आपके पास आज आपकी दहलीज तक ये अपॉर्चुनिटी आई है, जिसकी नीड सबको है, हर किसी के घर में एलोपैथ है, एलोपैथ को बाहर निकाल के यदि इनको नेचुरल चीजों को लेके जाएंगे ना तो कोई साइड इफेक्ट है, और जड़ से आप अपनी बीमारी और कौन सी चीज की क्या कर सकते हो, 2 पैसे घर में खुशी के साथ ला सकते हो। सो यही कहना चाहूंगा, बीइंग एस्टोनिया मैनेजमेंट, वी आर द साइंटिफिक कंपनी। हमारे यहाँ पे कोई वो नहीं होता जयकारे वाला, माला वाला, ये सिस्टम नहीं। एक अच्छी कम्युनिटी, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे लोगों के साथ। यहाँ कोई वो भी नहीं है कि गुरुजी प्रणाम, आपका आशीर्वाद चाहिए, नो, वो गुरु चेले वाली कंपनी नहीं है, साइंस बेस्ड कंपनी है। और ये कल ही हमने एक फ्रेंड्स की कंपनी के साथ टाई अप करके वर्ल्ड के बेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट को भी शामिल किया है। कोई कंपनी में नहीं, 25 साल के इतिहास में वर्ल्ड की बाहर की फ्रेंड्स की कंपनी, जो सारे के सारे न्यूट्री कॉस्मेटिक में वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी। न्यूट्री कॉस्मेटिक क्या होता है? आपकी स्किन भी सेकंड माउथ बोला जाता है। स्किन को क्या बोला जाता है? सेकंड माउथ। क्यों? देखिए पहले के बुजुर्ग जो हमारे थे, पहले की जनरेशन थोड़ी सियानी थी, जो खा सकते थे वही लगाते थे। कोकोनट खाते थे तो लगाते थे, हल्दी खाते थे तो लगाते थे, कई बार मुल्तानी खाई है तो हम सभी ने खाई होगी बचपन में, खाते भी थे। अरे बहुत सारे लोगों ने तो चोक भी खाए होंगे, क्लास वाले, राइट। इनर्ट मटेरियल था, वो खा लिया तो उससे कोई रिएक्शन थोड़ा ना, राइट। सो ऐसी चीजों से बना हुआ जो नेचुरल है कि स्किन उसको यूटिलाइज कर पाए, कोई केमिकल साइड इफेक्ट ना करे, वो सीरीज भी फ्रांस से बढ़ के कोई भी कॉस्मेटिक में वर्ल्ड का बेस्ट नहीं है। सबसे बेस्ट कंट्री मानी जाती है कॉस्मेटिक के लिए फ्रांस। सेकंड नंबर पे आता है जर्मन और कोरिया का, राइट। फ्रांस की कंपनी
जो आज से 40 साल पहले पुरानी पर्टिकुलर न्यूट्री कॉस्मेटिक और एंटी एजिंग कॉस्मेटिक बनाती है, उसके साथ एक्सक्लूसिव टाई अप करके आज उन कंट्रियों के बेस्ट प्रोडक्ट भी आज के टाइम में आपकी कंपनी के पास हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा अगले 3 साल 4 साल 5 साल में हो सकता है आपकी ये कंपनी कहीं यूरोप या यूएस कॉन्टिनेंट में काम करते हुए मिले, और ये हमारा पक्का विजन है। बिकॉज इंडिया से अच्छा आयुर्वेदा और इंडिया से अच्छी ट्रेडिशनल थेरेपी किसी के पास बस सकते, उसमें मॉडर्न साइंस और इनोवेशन डाल दिया जाए तो हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। राइट, तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ मुझे झेला। राइट, और होपफुली आपको पकाया नहीं, मैंने थोड़ा सा कच्चा करने की बात की है। पक गए हैं तो थोड़े कच्चे की तरफ आ जाइए। राइट, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा लाइफ में सुधार लाइए और यंग पीढ़ी को खाइए भी, खिलाइए भी, और समझ गए ना? राइट, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय गुजरात, जय हिंद, थैंक यू सो मच।